एवरेज के अंदर स्पेसिफिकली क्या रखा, मूविंग एवरेजेस के अंदर स्पेसिफिकली क्या रहता है, नंबर ऑफ ईयर्स आप लोगों ने पहले देख लिए। अब नंबर ऑफ ईयर्स क्या है यहाँ पे 9 मतलब क्या, एक ऑड नंबर का फिगर। तो यहाँ पे आप लोगों को एक अलग तरीके से करना पड़ेगा। अगर 10 रहता था तो आप लोगों को अलग तरीके से करना पड़ता है। अब अगर नंबर ऑफ ईयर्स 9 है और आप लोगों को अगर बोले हुआ है कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालने का है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालने का है, तो क्या करने का, 3 साल दिए हुए, 3 साल के वेजेस दिए हुए, इन तीनों का टोटल निकाल लिया, वो क्या आ गया 4100। अब इसको कहाँ लिखने का, ये देखो ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है और ये आपका थर्ड ईयर है। तो इसको आपको कहाँ लिखने का, फर्स्ट और थर्ड ईयर के बीच वाली वैल्यू कौन सी रहने वाली है, सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के सामने टोटल लिख लेना और सेकेंड ईयर के सामने आपका एवरेज निकालना। समझा क्या कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज अगर आपको निकालने का है तो क्या करने वाले आप लोग, सेकेंड ईयर के सामने वैल्यू लिखने की है। अब ये कैसे आया देखो, 4100 कैसे आया, 1200 प्लस 1500 प्लस 1400, 1200 प्लस 1500 प्लस 1400, वो आ गया 4100 और फिर उसका एवरेज निकालने का है। समझ में आ रहा है कि सभी लोग कैलकुलेटर लो तो हाथ में, कैलकुलेटर है क्या सभी लोगों के हाथ में, ठीक है, हाँ कैलकुलेटर है सभी लोगों के पास में। अब आप 1200 प्लस 1500 प्लस 1400 करो, 1200 प्लस 1500 प्लस 1400, ठीक है, कितना आ रहा वो 4100। अब 4100 डिवाइड बाय 3 करो, आपकी वैल्यू आ गई 1366.67। समझे क्या आप लोग। फिर अब जब मैं नेक्स्ट करने वाला हूं तो अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाली वैल्यू को छोड़ डालूंगा, फर्स्ट वाली वैल्यू को छोड़ डालूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, सेकेंड थर्ड और फोर्थ वैल्यू का टोटल निकाल के एवरेज निकालने वाला हूं। तो 1500 प्लस 1400 प्लस 1750, 1500 प्लस 1400 प्लस 1750। अब इसकी वैल्यू कहाँ लिखने की है, देखो सेकेंड थर्ड फोर्थ के बीच वाली वैल्यू का है थर्ड, तो आप यहाँ पे उसकी टोटल लिखने वाले हैं और यहाँ पे उसका एवरेज लिखने वाले हैं। समझा क्या। अब नेक्स्ट इसमें क्या करूंगा, मैं सेकंड छोड़ डालूंगा, फिर क्या करूंगा थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ। समझ में आ रहा, फिर इनका यहाँ पे लिखना यहाँ पे लिखना टोटल और यहाँ पे लिखना एवरेज। इस तरीके से आप लोगों को निकालने का है। मूविंग एवरेज मतलब क्या, पुराना छोड़ देने का नया पकड़ने का, पुराना छोड़ देने का नया पकड़ने का। 1 2 3 किया, सेकंड के सामने वैल्यू लिख दी, फिर 2 3 4 किया, 3 के सामने वैल्यू लिखी, 3 4 5 किया तो 4 के सामने वैल्यू लिखी। इस तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को। मूविंग एवरेज, एवरेज यहाँ पे मूव हो रहा है। आज तक के आप लोगों ने देखा होगा कांस्टेंट नंबर का एवरेज निकालेगा, कांस्टेंट नंबर देते थे उनका एवरेज निकाल के अपन लोग छोड़ देते थे, ठीक है। मूविंग मूविंग एवरेज मतलब क्या, एवरेज भी नंबर्स के साथ में आगे 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 मूव कर रही है। 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 इस तरीके से आप लोगों को करना है। समझा क्या, किसको नहीं समझा यहाँ पे पूछूंगी, कोई डाउट है कि इसमें, सीधा सीधा एवरेज निकालो। अब आप बोलेंगे एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि सर मैंने सेकंड के सामने क्यों वैल्यू लिखा। मेरे को एक बात बताना बेटा, 1 2 3 के बीच वाली वैल्यू कौन सी है, सेकंड। फिर आप बोलेंगे सर थर्ड के सामने क्यों वैल्यू लिखा, 2 3 4 के बीच वाली वैल्यू कौन सी है, 3 3 4 5 के बीच वाली वैल्यू कौन सी है, 4। समझे क्या कि बात ऐसी है, यहाँ पे आप लोगों को बीच में वैल्यू डालना पड़ती है। गेटिंग माई पॉइंट, कि आपको यहाँ पे बीच बीच में वैल्यू डालना पड़ती है। गेटिंग माई पॉइंट, किसी को यहाँ पे डाउट है, जानवी। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ओके ग्रेट। तो मूविंग एवरेज करते समय पिछले वाले को छोड़ने का नए वाले को पकड़ने का, पिछले वाले को छोड़ने का नए वाले को पकड़ते रहना है। ये टोटल इस तरीके से आता है, फिर उसके सामने उसका एवरेज। फिर सर क्या करना, इसको बाद में ग्राफ में प्लॉट कर देना, 1300 1500 1600 इस तरीके से। आपको समझ में आ रहा कि अपवर्ड ट्रेंड वाला सैलरी है, सैलरी इज मूविंग इन अपवर्ड ट्रेंड। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, कोई इसमें डिफिकल्ट वाले काम नहीं है। समझा क्या। 1 2 3 का एवरेज निकाला, 2 के सामने लिख दिया, 2 3 4 का एवरेज निकाला, 3 के सामने लिख दिया, 3 4 5 का एवरेज निकाला, 4 के सामने लिख दिया, 4 5 और 6 का एवरेज निकाल के कहा लिखेंगे अपन लोग, 5 के सामने। 5 6 7 का एवरेज निकाल के कहा लिखेंगे आप लोग, 6 के सामने। 6 7 8 का एवरेज निकाल के कहा लिखेंगे आप लोग, 7 के सामने। 7 8 9 का एवरेज निकाल के कहा लिखेंगे आप लोग, 8 के सामने। 8 9 10 के बीच का एवरेज निकाल के आप लोग कहा लिखेंगे, 9 के सामने। समझ में आ रहा है कि ऐसे आपको पिछला छोड़ के चलो नया पकड़ने का, पिछला छोड़ने का नया पकड़ने का। ये किसके लिए, ये है जब आप लोग ऑड नंबर से चल रहे होंगे तो।
ऑड नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स क्या है यहाँ पे? ऑड। अगर नंबर ऑफ ईयर्स इवन है तो अपन लोग देख रहे आगे क्या होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑड है तो समझ गया होगा मेरे हिसाब से। देखो, if the period of moving average is odd, for instance for computing 3-yearly moving average, the value of first, second, third years are added up, arithmetic is found out and answer is placed against the second value. अब यहाँ पे सेकंड में क्यों लिख रहे हैं अपन लोग उसका वैल्यू? यस, एनीबॉडी हैज द आंसर? क्यों आप सेकंड में लिख रहे हैं इसका? फर्स्ट में क्यों नहीं लिख रहे वैल्यू और थर्ड में क्यों नहीं लिख रहे? सेकंड में ही क्यों लिख रहे बताओ? क्योंकि मिडल वाला सेकंड है। यस, वेरी गुड। क्योंकि सेकंड जो है वो 3 नंबर का मिडल वाला पॉइंट है। 1 2 3 का मिडल वाला पॉइंट है सेकंड। ठीक है, 2 3 4 का मिडल वाला पॉइंट क्या रहेगा? 3। 3 4 5 का मिडल वाले वैल्यू कौन सा रहेगा? 4। 4 5 6 का मिडल वैल्यू कौन सा रहेगा? 5। समझ में आ रहा है क्या कि पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज इज ऑड, तो अपन क्या करते हैं? बीच वाले वैल्यू के अंदर चलते जाते हैं। अब कल अपन ने देखे थे, एक देखो अपन ने पहला कल देखा था फ्री हैंड वाला, उसके बाद में देखा मैंने सेमी एवरेज, अब मैंने देखा मूविंग एवरेज। देखो बताओ तो सबसे ज्यादा बेहतर कौन सा है तीनों में? सेमी एवरेज अच्छा है, मूविंग एवरेज अच्छा है, क्यों फ्री हैंड कर्व वाला अच्छा है? बताओ तो। यस एनीबॉडी? सेमी एवरेज अच्छा है, मूविंग एवरेज अच्छा है, मूविंग एवरेज। मूविंग ऑफ कोर्स मूविंग एवरेज अच्छा है। ये मूविंग एवरेज क्यों अच्छा है? देखो सेमी एवरेज फ्री हैंड से अच्छा था क्योंकि उसके अंदर एवरेज लेते थे। अब यहाँ पे तो आप बार बार एवरेज लेते जा रहे हैं, तो जितने ज्यादा एवरेज आप लेते जाएंगे उतना ज्यादा वो एक्यूरेट आपको ट्रेंड मिलने वाला है। देखो यहाँ पे अब ये जो 1366.67 आया, ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है? ये 3 फिगर्स का रिप्रेजेंटेटिव है। 1 2 3 का रिप्रेजेंटेटिव ये है, 2 3 4 का रिप्रेजेंटेटिव ये है, 3 4 5 का रिप्रेजेंटेटिव ये है, 4 5 6 का रिप्रेजेंटेटिव ये है। समझ में आ रहा? तो जितने ज्यादा आप एवरेजेस निकालेंगे उतना आपका ट्रेंड अच्छा आएगा, उतना आपका ग्राफ अच्छा आएगा और उतना सुग्रीवाट कार्यक्रम रहेगा। अब सर पेपर में पूछ सकते हैं, ये पेपर में पूछने के इसके कोई भी चांसेस नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा पूछने पॉसिबल ही नहीं है और आपको ये पूछना वैसे भी उनका एक्सपेक्टेशन नहीं है इससे। आपको समझ में आ रहा है? किसी भी आपको बताया हुआ है, ये मैं बोल रहा इसके अंदर से कि यहाँ से थियरी ही आने वाली है। हाँ, ये पूछ सकती कि अगर ऑड नंबर ऑफ फिगर्स है तो कैसे एवरेज निकालेंगे, कहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे, ये आपको एक बार का पूछ सकते हैं, लेकिन कोई भी ये सॉल्व करने के लिए आपको पूछने वाला नहीं है। चलो अब इवन नंबर ऑफ ईयर्स मतलब क्या कि जहाँ पे 10 फिगर्स दिए, मतलब सॉरी 10 है नंबर, या फिर 8 है, या फिर 6 है, या फिर 4 है, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अगर वहां पे आप लोगों को नंबर ऑफ ईयर्स, अगर आप लोगों के इवन नंबर ऑफ ईयर्स अगर है, तो यहाँ पे कितने दिए हुए देखो, 3 और 6 और 8। यहाँ पे 8 क्या रहता? 8 इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर रहा तो कैसे करने का देखते हैं। पहली बात, अब यहाँ पे ये जो टेबल दिया हुआ है इसको प्लीज आप इग्नोर करो, इसको देखने की जरूरत नहीं है। इससे बेहतर एक नीचे टेबल दिया हुआ है, वो आप लोगों ने देखना चाहिए। ये वाला टेबल को प्लीज आप देखो मत, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और अपना पूरा कंसेप्ट भूल के बैठ जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसके आगे वाला जो टेबल दिया है ना उसको देखना चाहिए। ठीक है, अब और का तो हो गया, चलो ठीक है। अब इवन नंबर ऑफ ईयर्स है, जैसे 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8, मतलब 8 ईयर्स आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए है। अब 8 ईयर्स दिए हुए हैं और 4 ईयरली मूविंग एवरेज अगर पूछा है तो कैसा करने का? अब यहाँ पे देखो, जैसे इवन नंबर ऑफ, जैसे ऑड नंबर ऑफ ईयर्स देते थे तो आप बीच वाले के ऊपर डालते थे। अब 1 2 3 4 के अंदर बीच वाला कार्यक्रम ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? 1 2 3 और 4, अब इसमें बीच वाला फिगर कौन सा आप बता सकते हैं क्या? नहीं। तो आप यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं? सेकेंड और थर्ड के बीच में फिगर को प्लेस करते हैं। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 4 ईयरली मूविंग एवरेज है, ऑफ कोर्स 4 साल की आप टोटल निकालने वाले हैं और फिर एवरेज ले लेंगे। ठीक है, लेकिन वैल्यू कहाँ प्लेस करना है? यहाँ पे 2 और 3 के बीच में। गेटिंग माय पॉइंट कि आपको यहाँ पे वैल्यू प्लेस करना है 2 और 3 के बीच में। कैलकुलेटर लो हाथ में, चारों इसके टोटल निकालो। 1150 प्लस 1250 प्लस 1320 प्लस 1400 आ गया आपका 5120। 5120 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करो, 5120 को 1280 आप लोगों को मिल गया। ठीक है, वैल्यू वेयर आई एम पुटिंग माय वैल्यू, आई एम पुटिंग माय वैल्यू बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड ईयर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में वैल्यू पुट अप करने की है।
यहाँ का पूरा इग्नोर मार दो, सिर्फ अपने लिए इतना ही काम का है। समझ में आ रहा? ऊपर का टेबल तो देखना भी नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे, जो इतना याद है उतना भी भूल जाएंगे, जितना जितना मैं बता रहा हूँ उतना उतना आप लोगों को रिमेम्बर रखने का है। तो मेरा खास बात ये थी इसके अंदर कि वैल्यू जो पुटअप करने की है, जैसे ऑड नंबर ऑफ इयर्स तरह 1 2 3 तो 2 पे रख देते थे, लेकिन अब इवन है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 2 और 3 के बीच में रखना पड़ेगा। अब अपन लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब किसको छोड़ने का है आपको? 1 को छोड़ डालो। अब आप लोग किसको कंसिडर करेंगे? 2 3 4 एंड 5, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 2 3 4 एंड 5, अब वैल्यू कहाँ रखेंगे आप लोग? 3 और 4 के बीच में, ठीक है। इसका आप लोगों ने टोटल ले लिया, वो आ गई 5270 और उसका एवरेज है 1370। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसको भी नहीं समझाऊंगा तो प्लीज लेट मी नो। सर 5270 कैसे आता? बेटा कैलकुलेटर लियो, टोटल कर, 1250 1320 1400 1300, 5270 आ गया, उसको डिवाइड बाय 4 कर दो, 1317, ठीक है। ओके, फिर अब आगे कैसे करने का? अब 2 को छोड़ो बाबा, फिर अब 3 4 5 और 6 इनको कंसिडर करो। सर फिर ये 5340 कैसे आएगा? 5340 कैसे आएगा? ये सेनी बड़ी, अब कैसे करेंगे बताओ तो, कौन बोलता बताओ? ठीक है, सर मैं 2007, 8, 9 और 10 का लेके टोटल करेंगे तो 5340 आ जाएगा। आ जाएगा 1320 1320 1400 1300 1320, इनका आप लोगों ने टोटल मारा। अब इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ रखेंगे आप? 3 4 5 6 ये ईयर्स है, आप 4 और 5 के बीच में उसको प्लेस आउट कर देंगे। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो ये 5340 को 4 से डिवाइड करो, ये ऐसा आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से फिर अब 3 को छोड़ो, 4 5 6 और 7 इनको कंसिडर करो, इसका वैल्यू इधर रखो, फिर उसके बाद में ये इनको कंसिडर करो। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा क्या? फिर जो वैल्यूज आने वाली है, सर फिर ये वैल्यूज का क्या करना? बेटा ये वैल्यूज का आप लोगों ने ग्राफ निकालना। सर वो ग्राफ पे से क्या समझेगा? वो ग्राफ पे से यही समझ में आने वाला है आप लोगों को कि एक अपवर्ड ट्रेंड है। सिंपल एज दैट। कि देखो वैल्यूज बढ़ते हुए दिख रही ना, 1280 1317 1335 1380 1455, इसका एक अपवर्ड ट्रेंड है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका एक अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके चलो, 5 ईयरली मूविंग एवरेज जो है, अब आप लोग 5 ईयरली मूविंग एवरेज घर पे कर सकते हैं। 5 ईयरली मूविंग एवरेज, अब 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है, कितने नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए? 3 6 7 8 9 10, ये आप लोग करो, नहीं समझा तो अपन लोग देखिए, ठीक है। एक बार पढ़ लेते चलो। Moving average is an average of the fixed number of items which move throughout the series by dropping the first item of the previously average group and adding the next item in each successive average. The value so compounded is considered the trend value for the unit of the time falling at the time of the center period used in the calculation of average. क्या बोल रहे? पिछला वाले को छोड़ो, ड्रॉप करो, प्रीवियसली एवरेज वाले को छोड़ दो और नए आइटम को ऐड करते चलो, सक्सेसिव एवरेज निकालते चलो। The value so computed is considered the trend value for the unit of the time falling at the center of the period. अब जो वैल्यू सो कंप्यूटेड मतलब क्या? ये जो वैल्यू निकल रही है आपके यहाँ पे, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ट्रेंड बोलते हैं। The value so computed by calculating the moving averages is called as the trend. समझ में आ रहा? ये वैल्यू जो अपन लोग निकाल रहे हैं इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ट्रेंड। The value so computed considering the trend value for the unit of the time falling at the center of the period used in the calculation of the average. Falling at the center of period मतलब क्या? Falling at the center of period मतलब क्या? कि अगर 3 ईयरली मूविंग एवरेज है तो आपने उसको सेकंड में रखा तो ये एवरेज हो गया, ठीक है। जब आप 1 2 3 4 ले रहे तो आप 2 और 3 के बीच में उसको रख रहे हैं। तो फॉलिंग एट द सेंटर मतलब क्या? वो एवरेज के बीच वाले जो रहेगा उसके बीच में आप उसको रखते हैं। The value so computed is considered the trend value for the unit of the time. जैसे 1 2 3, 1 था 2 था और 3 था, तो अपन ने वैल्यू कहाँ पे रखी उसको? 2 के सामने। जब 1 2 और 3 और 4 था तो आपने उसको कहाँ रखा? 2 और 3 के बीच में। समझ में आ रहा? तो वैल्यू सो कंप्यूटेड इज कंसिडर्ड द ट्रेंड वैल्यू for the unit of the time falling at the center of the period
used in the calculation of average. Getting my point? Okay. If period is odd, ठीक है. If the period of moving average is odd, for instance, computing the 3-yearly moving average, the value of the first, second, and third years are added up, and arithmetic mean is found out, and the answer is placed against the second year. Value of second, third, fourth are added up, and answer is placed against the third year. Middle of 2, 3, and 4. अपन ट्रेंड तो निकाल रहे एवरेज आउट करके, वो ट्रेंड को एक पर्टिकुलर के सामने रख रहे हो. समझ में आ रहा? एक पर्टिकुलर फिगर के सामने रख रहे हो. जैसे 3 ईयर में 2 के सामने, 4 ईयर में 2 और 3 के सामने. गेटिंग माय पॉइंट? 4 ईयर में 2 और 3 के सामने, सॉरी 4 ईयर में 2 और 3 के सामने. 3 इयर्स में अगर है तो उसको 2 के सामने रखना है. समझ में आ रहा? इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ इयर्स अगर रहता है, जैसे कि 4 इयर्स का मूविंग एवरेज आप लोगों को फाइंड आउट करने का है. If the period of the moving average is even, for instance, for computing the 4-yearly moving average, the value of first, second, third, fourth years are added up. Arithmetic mean is found out. Answer is placed between the second and the third year. Answer is placed between the second and the third year. ये आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है. ठीक है. इसके अंदर किसको कोई डाउट है क्या? अभी एक बार शांति से पढ़ के पूछो तो कुछ डाउट होगा तो. किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलो जल्दी. 3 साल है तो सेकंड के सामने, 4 साल है तो आप लोगों को उसके अंदर कहाँ रखना पड़ेगा? आप लोगों को उसके अंदर 2 और 3 के सामने रखना पड़ेगा. फिर आगे 3 और 4 के सामने. समझ में आ रहा आप लोगों को? इसके अंदर किसको कोई डाउट है क्या? ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछने वाले कभी भी नहीं है. सिर्फ ये ध्यान में रखना कि कहाँ पे वैल्यू पुट अप करने का है. गेटिंग माय पॉइंट? ओके. ये टेबल को काट डालना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग. ये इतना पढ़ो हो जाएगा सफिशिएंट. ये 5 ईयरली मूविंग एवरेज जो है, 5 ईयरली मूविंग एवरेज करते समय आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? किसके सामने वैल्यू रखना पड़ेगी? कौन बताएगा? बताओ तो. 5 ईयरली मूविंग एवरेज में किसके सामने वैल्यू रखना है? सर हाँ. 2005 के सामने थर्ड ईयर वन. हाँ, ये थर्ड कैसे आया? 1, 2, सर मिडल 4 और 5. ठीक है, 5. ओके. अब यहाँ से 2 छोड़ दो, यहाँ से 2 छोड़ दो, बीच में निकाल लो. एवरेज चेंज आउट नहीं होगा, एवरेज 5 का ही निकालने का है. समझ में आ रहा? 5 कौन से वैल्यू है बेटा? अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, इनका 5 का टोटल मारो, 5 से डिवाइड करो. ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे पटक दो. समझ में आ रहा? एकदम सिंपल है, कोई भी तकलीफ लेने का काम नहीं है. ये टोटल का वैसे कॉलम बनाते भी, अब इन्होंने बनाया हुआ. टोटल एक बार चेक कर लो कैसे. 123 प्लस 140 प्लस 110 प्लस 98 प्लस 104 हो गए 575. डिवाइड कैसे करूं? 5 से करूं, 4 से करूं, 3 से करूं. सर कितना ईयर का मूविंग एवरेज है? 5, तो 5 से करो, आ गया 115. समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? 115. अब 5 ईयरली मूविंग एवरेज होने की वजह से कैसा हो गया? ऑड वाले टाइप का हो गया. 4 ईयरली मूविंग एवरेज रहा, इवन वाले टाइप का हो गया. 3 ईयरली मूविंग एवरेज हो गया, वो अगेन ऑड वाले टाइप का हो गया है. तो समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? तो आप लोगों को क्या दिखना है कि वो ऑड नंबर ऑफ एवरेज है, ऑड नंबर ऑफ मूविंग ईयर्स का है, कि इवन नंबर वाले मूविंग ईयर्स का है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑड नंबर ऑफ मूविंग एवरेज का है तो सिंपल बीच में पटक देना वैल्यू. इवन नंबर का है तो 2 के बीच में रखना पड़ेगा. फिर सर ये इसका क्या करना आगे जाके? अरे बेटा इसका कुछ नहीं करना, इसका आप लोगों को ये करने का है कि उसके सामने आप लोगों को वैल्यू रखने का है. समझ में आ रहा क्या? तो बात ऐसी है कि मानसी क्या पूछना है आप बोलो. सर इसके पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे? मतलब ये पूरा का पूरा टेबल तो नहीं, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका कुछ भी नहीं है. प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन कभी भी इसमें से नहीं आ सकता. आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट अप करना पड़ती है. समझ में आ रहा है कि बस उतना ध्यान रखिए, तो भी मोर देन सफिशिएंट है. इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी भी नहीं आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है. समझ में आ रहा है कि इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है. ओके ठीक है. मेरे हिसाब से आपने क्या करना चाहिए? 5 ईयर वाला एक बार सॉल्व करो. कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे अभी के अभी पूछो. 5 ईयर वाला प्लीज थोड़ा सा एक पेंसिल लो और सॉल्व करके देखो यार. 5 ईयरली मूविंग एवरेज का अगर आपको जम जाए तो अपन लोग फटाफट आगे बढ़ जाए.
इतना सा आप प्लीज पेंसिल से टोटल चेक करो और ये एवरेज आ रही के लिए इतना इतना चेक करते चलो, इतना सॉल्व करो बस। 1 मिनट का समय देता मैं आप लोग को, प्लीज इतना सॉल्व करो ताकि आप लोगों को अभी के अभी चीजें हो जाएंगी। प्लीज सॉल्व करो। कोई भी डाउट आ रहे होंगे, कोई भी टोटल नहीं आ रही होंगे, कोई भी एवरेज नहीं आ रहा होगा, कुछ भी समझना नहीं होगा तो प्लीज अभी के अभी पूछो। आ रहा के सबका 585, 117, 540, 108, 535, 107 ये फिगर्स आपके भी आना चाहिए। हाँ, कुछ इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सिंपल है। टोटल मारो एवरेज करो, टोटल मारो एवरेज करो। अरे आ रहा क्या? किसको कोई डाउट है क्या? पूछो जल्दी। आ गए। अरे आती की टोटल आप लोगों को एक करते कुछ भी नहीं है यार। अब जैसे मैंने 5 ईयर पहला कर लिया, नेक्स्ट करते समय 123 को छोड़ दो, 133 को कंसिडर करो। ओके, फिर 140 को छोड़ो, 95 को कंसिडर करो, फिर 110 को छोड़ो, 105 को कंसिडर करो। ऐसा मूव करते रहना है, इसके लिए नाम है मूविंग एवरेज। सर हो गए। ओके, अब मेरे को सिंपल क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये रहेगा कि सर हमने ऑड है या इवन है ये काय के लिए कंसिडर करना। तो आपने ये ईयर्स को कंसिडर करना चाहिए प्रिलिमिनरीली, या फिर मूविंग एवरेज का कितने साल का मूविंग एवरेज दिया है उसको कंसिडर करना है। ये मेरा क्वेश्चन सभी लोगों से। बुक पूरी साइलेंट है, हाँ ये चीजों के बारे में बुक साइलेंट है कि आपने नंबर ऑफ ईयर्स को कंसिडर करना, कि आप लोगों ने मूविंग ईयर की जो 5 ईयरली मूविंग एवरेज है, 4 ईयरली मूविंग एवरेज है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज उसको कंसिडर करना। आपके हिसाब से किसको कंसिडर करना चाहिए? कौन बोलेगा बताओ तो। ईयरली मूविंग ईयर। यहाँ पे आप लोगों को कितने साल का मूविंग एवरेज बोले हुआ है? 5 साल का बोले हुआ है, 6 साल का बोले हुआ है। जैसे 5 ईयरली मूविंग टोटल है, 5 ईयरली मूविंग टोटल है, अब 5 ईयरली वो खुद ही बोल रहे, तो ये ऑड उनको कंसिडर करना रहता है। 5 ईयरली जितना मूविंग टोटल का ईयरली दिया हुआ है उसको आपको कंसिडर करना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? ना कि नंबर ऑफ पीरियड को कंसिडर नहीं करना चाहिए। बुक साइलेंट है ये चीजों के बारे में, लेकिन मैं मेरे जानकारी के हिसाब से आप लोगों को बता रहा कि आपको मूविंग टोटल कितने साल की दी हुई है, कितने साल की मूविंग टोटल दी हुई है। 4 ईयरली मूविंग टोटल है और 12 पीरियड है, तो इसको आपने कंसिडर क्या करना चाहिए? इवन कंसिडर करना चाहिए। 5 ईयरली मूविंग टोटल है तो आपने इसको ऑड कंसिडर करना चाहिए। 7 ईयरली मूविंग टोटल है तो इवन है या ऑड है? 7 ईयरली मूविंग टोटल है तो आपने इसको ऑड कंसिडर करना चाहिए। 2 ईयरली मूविंग टोटल है तो आपने उसको इवन कंसिडर करना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक रिमार्क लिख के रख लो कि आपको मूविंग टोटल को कंसिडर करना है। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ मूविंग टोटल वुड बी कंसिडर फॉर थिंकिंग कि वेदर इट इज इवन या ऑड, कि मूविंग टोटल कितने साल की बोली हुई है। मूविंग टोटल आप लोग कितने साल की बोली है उस पे से इवन या ऑड डिसाइड किया जाता है। टू डिसाइड ऑड और इवन आप लोगों ने क्या करना चाहिए? मूविंग टोटल देखना चाहिए। समझ में आ रहा है कि बुक साइलेंट है, ये बता नहीं रही बराबर कि क्या बोलना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ मूविंग टोटल को आपने देखना चाहिए फॉर कंसिडरेशन ऑफ ऑड और इवन। समझ में आ रहा है कि भले ही पीरियड 12 होगा, 14 होगा, 16, उसको अभी कंसिडर मत करो। आप लोगों ने मूविंग टोटल को कंसिडर करना चाहिए। 5 ईयरली मूविंग टोटल है तो वो ऑड हो गया, 2 ईयरली मूविंग टोटल है तो वो इवन हो गया। समझ में आ रहा है? तो आपने एन मूविंग टोटल को कंसिडर करना चाहिए फॉर कंसिडरिंग ऑड या इवन। अगर एन इवन है तो आपका इवन रहेगा, एन ऑड है तो आपका ऑड रहेगा। यहां तक कि कोई डाउट? तो मेरा आज का बोलने का मतलब ये है
कि आप लोगों को मूविंग टोटल कितने साल की दी हुई है, मूविंग टोटल कितने साल की दी हुई है, मूविंग टोटल कितने साल की दी हुई है, उसपे से ऑड या इवन कंसिडर करना पड़ता है। अगर वो 4 ईयरली मूविंग टोटल है तो इवन हो गया, अगर वो 3 ईयरली मूविंग टोटल है, अगर वो 3 ईयरली मूविंग टोटल है तो वो इवन, सॉरी वो ऑड हो गया। 3 ईयरली मूविंग टोटल आप लोगों के लिए ऑड हो गया था, और नीचे जब अपन ने 4 ईयरली मूविंग टोटल देखा तो ये अपन लोगों के लिए इवन हो गया था। वैसे यहाँ पे जब अपन ने 5 ईयरली मूविंग टोटल देखी, 5 ईयरली मूविंग टोटल थी यहाँ पे, तो ये अगेन क्या हो गया था आप लोगों के लिए ऑड। ओके, अब आगे एक लीस्ट स्क्वायर वाला मेथड है, लीस्ट स्क्वायर वाला मेथड है जहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन आप लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आप लोगों ने इसको इग्नोर भी किया तो चलेगा, ये अपन लोगों के काम का नहीं है। ये इतना क्रिटिकल है सॉल्व करना, एक रिग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने को जैसे 10 मिनट लगते होंगे तो इसको 20 से 25 मिनट लगते हैं। ये अपने को कोई भी पूछने वाला नहीं है, समझ में आ रहा। y इज इक्वल टू mx प्लस सी एक इक्वेशन रहता था स्लोप का, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, उस तरीके से इन्होंने इनको कंसिडर किया हुआ है। अपन लोग इसको कंसिडर नहीं कर रहे, अपन लोगों को ये देखने का भी काम नहीं है, ठीक है। ये आप लोग पूरा के पूरा इग्नोर कर सकते, इसको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते अपन लोग, रिग्रेशन वाला छोड़ दो, ये कोई काम की चीज नहीं है, ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, इतना क्रिटिकल है ये, इसको इतना समय लगेगा कि आप ये 1 मार्क के लिए तो पूछने भी नहीं वाले और पूछ ही नहीं सकते, पूछा भी तो भी पॉसिबल नहीं है ये सॉल्व करना। कम से कम इसको आधी घंटा लगता सॉल्व करने के लिए, उसके पहले ये सॉल्व भी नहीं होता, ठीक है। अब आ जाओ आप लोग पेज नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर सॉरी 19.2.9, ये सब पेज के ऊपर आ जाओ। तो ये वाला कौन सा पेज दिख रहा है आप लोगों को, देखो 11 नंबर का पेज है, एग्जाम्पल नंबर 19.2.9। ये वाले एग्जाम्पल के ऊपर आ गए सभी लोग, लास्ट पार्ट है अपना टॉपिक का। कैलकुलेट द सीजनल इंडाइसेस फॉर ईच क्वार्टर फ्रॉम द फॉलोइंग परसेंटेजेस ऑफ द होलसेल प्राइस इंडाइसेस टू देयर मूविंग एवरेजेस, ठीक है। यहाँ पे क्वार्टरली आप लोगों को डेटा दिए हुआ है, 2003 के अंदर दिया हुआ है 2 क्वार्टर का, 2004 के अंदर दिया हुआ है 4 क्वार्टर का, 2005, 2006 और 2007। तो आप लोगों ने क्या करा, पहले इसका क्वार्टरली टोटल निकाल लिया हुआ है। मतलब क्या हो रहा है, देखो पहली बात, सीजनल इंडाइसेस कैसा रहता था कि हर साल में एक सीजन के अंदर, हर साल के अंदर 1 या 2 सीजन के अंदर सेल ज्यादा रहता, या फिर प्राइसेस ज्यादा रहते, या फिर प्रोडक्शन ज्यादा रहता, या फिर प्रोडक्शन इन यूनिट ज्यादा रहता, सेल ज्यादा रहता, प्रॉफिट ज्यादा रहता, वेजेस ज्यादा। मतलब क्या हो गया, हर साल दिवाली के समय पटाखों का सेल ज्यादा रहता है। 4 क्वार्टर के अंदर साल को डिवाइड कर, ठीक है, हर 4 क्वार्टर के अंदर आप लोगों ने साल को डिवाइड करने के बाद में आप लोगों ने उसका इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर दिया। अपन लोग क्या देख रहे हैं कि क्या कोई सीजनल यहाँ पे इंडाइसेस है कि क्या यहाँ पे कोई सीजनल ट्रेंड दिख रहा है क्या, ये अपन लोग देख रहे हैं। तो मेरे पास में 3 और 2 5 सालों का इंफॉर्मेशन है, 5 ईयर्स का मेरे पास में इंफॉर्मेशन है, और 5 ईयर के 4 क्वार्टर का मेरे पास में इंफॉर्मेशन दिए हुआ है, 5 ईयर के 4 क्वार्टर का इंफॉर्मेशन मेरे पास में दिए हुआ है, ठीक है। पहले एग्जांपल समझो कि ईयर्स दिए हुए हैं, हर ईयर के 4 क्वार्टर का इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास में अवेलेबल है। आप लोगों को क्या निकालने का है, सीजनल इंडाइसेस देखने के लिए कि क्या कोई सीजनल ट्रेंड प्रेजेंट है क्या इसके अंदर, समझ में आ रहा कि क्या कोई सीजनल ट्रेंड प्रेजेंट है क्या इसके अंदर, ओके, ठीक है। तो पहले आप लोगों ने क्या निकाल लिया, क्वार्टरली टोटल निकाल लिया, फिर उसके बाद में क्या निकाला, क्वार्टरली एवरेज निकाल लिया, चारों क्वार्टर का निकाल लिया, ठीक है। तो आपने 51 कैसे निकाला, 12.5 प्लस 16.8 प्लस 11.2 प्लस 10.5 कितना आ गया, 51। ये समझा कि 51 कैसे आया, 51 ये चारों की टोटल है। फिर 53 इनका आप टोटल करो, 13.5 प्लस 15.2 प्लस 11 प्लस 13.3 53, ये इसकी टोटल आ गई, फिर ये इसकी टोटल आ गई, ठीक है, फिर ये इसकी टोटल आ गई, ये चारों की टोटल आती है। कैलकुलेटर आप लोगों के हाथ में रखो, देखो टोटल आ रही है या नहीं आ रही, समझ में आ रहा। तो आप लोगों ने उसको टोटल निकाल लिया, फिर टोटल को एवरेज आउट कर दिया, तो 51 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया 12.75, वैसे 13.25, फिर 30, फिर 13.5, और फिर एवरेज निकाल के ये चारों का और एक बार एवरेज निकाला, ये चारों का और एक बार एवरेज निकाला, और वो आ गया 13.125। समझ में आ रहा क्या आप लोगों को। तो यहाँ पे फिर आप लोग इंडाइसेस निकाल सकते, इंडाइसेस निकालना आगे वाली बात, पहले ये टोटल निकालो और उनका एवरेज आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चेक करो, अभी के अभी करो। तो
क्या कर रहे हैं अपन लोग, कोई सीजनल वेरिएशन के लिए चेक कर रहे हैं। हर साल के डेटा दिया हुआ है चारों क्वार्टर का, आपने वो क्वार्टर का टोटल मारा, क्वार्टरली टोटल निकाला, क्वार्टरली एवरेज करा, एवरेज का और एवरेज करा, एवरेज का और एवरेज करा। सर 52.5 कैसे आता है? अरे बेटा 12.75 प्लस 13.25 प्लस 13 प्लस 13.5 आ गया 52.50। 52.50 क्या है? ये चारों का टोटल। एवरेज का और आप लोगों ने एवरेज निकाल लिया। तो आपका क्वार्टरली एवरेज कितना आ गया? 13.25, 13.125। इंडेक्स नंबर्स देखे थे ना अपन लोगों ने, इंडेक्स नंबर है ना यहाँ पे। इंडेक्स नंबर के अपन लोग क्या करते थे, वो निकालते थे ना, P1 अपॉन P0 इंटू 100, प्राइस इंडेक्स नंबर या फिर प्राइस रिलेटिव, आप लोग को पता है। तो जैसे प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर अपन लोग क्या करते थे, करंट ईयर का प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर का प्राइस। अब यहाँ पे क्या हो गया, बेस अलग अलग है, तो आप लोगों ने क्या करा, एक फिक्स बेस निकाल लिया एवरेज का एवरेज करके। समझ में आ रहा है? जितने ज्यादा आप एवरेज निकालेंगे ना, आंसर उतना एक्यूरेट आता है। ये आ रहा के सभी लोगों का, ये टोटल आ रही के सभी लोगों की? अरे हाँ या ना तो बोलो। ये एवरेजेस निकाल ले। पहले क्या करा, सिंपल क्वार्टर के वैल्यू दिए हुए है। सर ये वैल्यू दिए हुए रहते कि हाँ क्वार्टरली दिया हुआ रहना, अगर क्वेश्चन आता है तो खुदा ना खास्ता क्वेश्चन आने की संभावना 0 है। ठीक है, टोटल कर लिया, टोटल निकाल लिया, टोटल का फिर आपने एवरेज आउट कर लिया। ठीक है, ठीक है, टोटल निकाल लिया, फिर आपने टोटल का एवरेज आउट कर लिया। 51 आया कि आप सभी लोगों का आंकड़ा, फिर 51 को डिवाइड बाय 4 कर लिया, आ गया 12.75। ऐसा 13.25, फिर 13 और फिर 13.5, और फिर आपने एवरेज का और एवरेज आउट कर लिया। 13.125 आ गया कि आप लोगों का? पहले ये बात बताऊंगी। यस सर। यस सर। यस सर, यस सर, यस। अब क्या करने का, कोई भी क्वार्टर का एक वैल्यू उठाने का, जैसे कि 12.75 आपको दिया है, जैसे कि 13.25 दिया हुआ है, जैसे कि 13 दिया हुआ है, जैसे कि 13.5 दिया हुआ है। अब ये 12.75 क्या है मालूम है क्या? ये इसका रिप्रेजेंटेटिव है। 13.25 क्या है? इसका रिप्रेजेंटेटिव है। 13 क्या है? ये इसका रिप्रेजेंटेटिव है। 13.5 क्या है? ये वाले क्वार्टर का रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब अब हर क्वार्टर नहीं है आपके इसमें, क्वार्टर 1 का रिप्रेजेंटेटिव है 12.75, क्वार्टर 2 का 13.25, क्वार्टर 3 का 13 और क्वार्टर 4 का 13.50। अलग अलग क्वार्टर्स के आपके पास में रिप्रेजेंटेटिव फिगर मिल गए हुए। अब मेरे को क्या देखने का है, मेरे को ये देखने का है कि कौन सा सीजन है, कौन सा क्वार्टर है जहां पे सेल ज्यादा रहता बाकी सीजन के हिसाब से। फिर मैंने क्या करा, इंडेक्स नंबर जैसा निकाल लिया, 12.75 डिवाइड बाय 13.125 इंटू 100, ये आ गया इंडेक्स नंबर 97.143। इसमें सीजनल वेरिएशन नहीं है। इसमें आ गया 100.952, इसमें आ गया 99.048, इसमें आ गया 102.857। तो सबसे ज्यादा सेल कहाँ दिख रहा है आपको? क्वार्टर 4 के अंदर। तो क्वार्टर 4 क्या है आपका? सीजनल वेरिएशन। यहाँ पे सीजनल इंडेक्स लागू हो जाता है। यहाँ पे सीजन अच्छा चलता है, जो कि बाकी सीजन से ज्यादा यहाँ पे सेल होता है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है। देखो 99 मतलब क्या हो गया? कम हो रहा, एवरेज से भी कम हो रहा। 100 ये ने थोड़ा सी ज्यादा हो रहा। 97.143 बहुत कम हो रहा। 102.857 ये ने यहाँ पे 100 से ज्यादा हो रहा। मतलब यहाँ पे ही करीबन 2.8% का सीजनल वेरिएशन है। तो अपने कौन सा क्वार्टर सीजन रहता बोले? चारों क्वार्टर के इंफॉर्मेशन में से ये क्वार्टर मेरा सीजनल वेरिएशन वाला रहता है। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? ये क्वार्टर मेरा सीजनल वेरिएशन वाला रहता है। क्या करा, क्वार्टर का टोटल, फिर एवरेज, टोटल एवरेज, टोटल एवरेज, टोटल एवरेज, फिर एवरेज का एवरेज, एवरेज का एवरेज, मिल गया एक बेस ईयर। समझ में आ गया? मिल गया आपका बेस ईयर। जैसा P1 बाय P0 करते थे, P0 मिल गया आप लोगों को। P1 बाय P0 इंटू 100 करते थे ना प्राइस इंडेक्स नंबर में, तो आप लोगों को यहाँ पे मिल गया P0। यहाँ पे आपको बेस मिल गया। बेस हर जगह कांस्टेंट है, ऊपर का वैल्यू बदल रहा। जहाँ पे सबसे ज्यादा इंडेक्स नंबर आ रहा, वहां पे आप लोगों को समझ में आ जा रहा कि यहाँ पे क्वार्टर 4 के अंदर सीजनल वेरिएशन है। समझ में आ रहा? क्वार्टर 4 के अंदर आप लोगों का सीजनल वेरिएशन है। ओके, देखो ये
देखो अभी ये सेशन एक्सपायर हो रहा है, एक बार और प्लीज रिज्वाइन करो 10-15 मिनट, ठीक है? ये इतना पढ़ो और फिर रिज्वाइन करो।